हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ाएंगे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। अब यहाँ से मूल संविधान आपका शुरू होता है। संविधान का निर्माण आप लोग जान गए हैं। अब भाग 1 के संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 101 से 4 तक का इसमें उल्लेख है, जिसमें हम चारों अनुच्छेद का चर्चा करेंगे। और पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ होगा। साथियों, 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। हमने आपको बताया था संविधान संशोधन होते गए और अनुच्छेद बढ़ते गए। तो हम क्रमशः संविधान के जितने अनुच्छेद हैं 445 वर्ष में सभी अनुच्छेदों को क्रमशः पढ़ाऊंगा। तो आज से हमारा अनुच्छेद प्रारंभ हो गया है। पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ होगा, और इसमें उल्लेख किया गया है इंडिया का और भारत का। भारत अर्थात इंडिया शब्द का इस्तेमाल अनुच्छेद 1 में किया गया है, यानी हर किसी देश का एक नाम होता है और हमारे देश का 2 नाम है। तो इसका मतलब है कि इंडिया और भारत इंडिया और भारत इसके ये अंग्रेज़ों के शासन के समय प्रचलित हुआ, और भारत ये दंत कथाओं से संबंधित है, यानी कि आप जो लोक कथाएं हैं उससे संबंधित आप समझ सकते हैं। जैसे कई जगह पे इसका उल्लेख मिलता है कि भरत कबीले के भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। कहीं पे कहा जाता है कि अयोध्या के राजा थे भरत, उनके नाम पर पड़ा। तो ऐसे कई प्रकार के जो है इसके अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, लेकिन जो कि संविधान में है तो हमारी जिम्मेदारी है भाई कि हम लोगों को याद करना चाहिए। तो कुछ संविधानविद जब बैठे, चर्चा हुआ संविधान में, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि भारत का नाम क्या क्या रखा जाए। तो कुछ लोग भारत के पक्ष में थे और कुछ लोग इंडिया के पक्ष में थे। मतैक नहीं हो पाया, एक मत की सहमति नहीं हो पाई। तब सभी लोगों की सर्वसहमति से दोनों का नाम रख दिया गया। लेकिन अब बात यह आई कि तो पहले किसका नाम रखा जाएगा, दोनों में से पहले किसको रखा जाए। फिर सब लोगों की सहमति बनी कि भारत अर्थात इंडिया रखा जाए। अब इंग्लिश में मिलेगा इंडिया दैट इज भारत, तो उसका भी मतलब यही होता है कि भारत पहले है। तो भारत और इंडिया पे सर्वसहमति से दोनों नाम को शामिल कर लिया गया। और फिर अब जब नाम पे सहमति बन गया, तब ये बातें हुई कि क्या जो संघ है, जो हमारा भारत है, ये भारत है। अभी अब इसको मैप पर लोग सोचने मत लगना कि मैप बहुत गंदा बना गया है, मैं केवल समझाने के लिए बनाया हूँ। तो जो भारत है, तो भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। तो क्या ये लोग जब चाहें तब भारत के संघ से अलग हो सकते हैं? तो हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया
कि ऐसा नहीं होगा। भारत के संघ से कोई भी राज्य अलग होने का अधिकार नहीं रखता है। इसे अब मैंने पॉइंट लिख दिया है कि भारत संघ कोई समझौते का परिणाम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने जो संघ बनाया है, जो हमारा भारत का संघ बना है, वह किसी राज्य के समझौता से नहीं बना है कि जब चाहें आप तब रहें और जब चाहें तब निकल जाएं। ऐसा नहीं है। जबकि यूएसए में ऐसा ही है। वहाँ पे वर्तमान में तो 50 राज्य हैं, लेकिन जब वहाँ का संविधान बना था तब 13 राज्य थे। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तब 13 राज्य थे और वहाँ की सहमति ये बनी थी कि वहाँ पे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर राज्य का नाश नहीं होगा, संघ विघटित हो सकता है। अमेरिका में है, लेकिन हमारे भारत में इसके अलग है। यहाँ पे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। अब इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जब मैं अनुच्छेद 3 पढ़ाऊँगा, जो कि अभी आएगा, वहाँ आप बहुत विधिवत समझ पाएंगे कि ये क्या है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हमारे यहाँ पे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्य को सेंट्रल जब चाहे, सरकार केंद्र जब चाहे, संसद जब चाहे उसको विघटित कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसको अलग कर सकता है। इसका एग्जाम्पल भी हाल ही का जम्मू कश्मीर को यूटी बना करके लद्दाख को अलग करके उसको 2 पार्ट में डिवीज़न कर दिया गया। तो ये इसका मतलब ये होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य नहीं विघटित होते, अमेरिका में संघ विघटित हो सकता है, इसलिए वहाँ समझौते का परिणाम है और हमारे यहाँ समझौते का परिणाम नहीं है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ हमारे यहाँ है, जबकि अमेरिका में अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। हमने आपको बता दिया कि राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र, नंबर 2 संघ क्षेत्र, और नंबर 3 ये है कि ऐसे क्षेत्र जब किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाए। मतलब किसी से जीत लिया जाए, पाकिस्तान से ले लिया जाए, चाइना को जीत लिया जाए, श्रीलंका को जीत लिया जाए, या कहीं भी जीत लिया जाए, तो जब हम उसको शामिल करेंगे, इसलिए पहले से ही कहा गया पूर्वगामी। मतलब हमारे हिंदुस्तान के जो संविधानविद थे वो कितने समझदार थे। वो कहते थे भाई जो हमारा है वो तो हमारा ही है, नहीं कभी ऐसा मौका मिला अगर किसी को जीतने का तो उसके लिए भी विकल्प संविधान में दे दो। तो ये उसका विकल्प है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, उसे हम अपने तीसरे श्रेणी में रखे हैं। अब यह है कि राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र, तो ये संघ और राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र हमारी पहली अनुसूची में शामिल है। देखिए संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में तो केवल 8 अनुसूची थी, केवल 8 अनुसूची थी। उसके बाद में 9वीं अनुसूची बढ़ा। 9वीं अनुसूची को लाया गया था कि अगर
किसी भी जो स्पेशल प्रोविज़न के लिए हो, चाहे भूमि के लिए, कार्य के लिए हो, संसद की प्रवृत्तियों के लिए हो, तो उसके लिए लाया गया था। फिर 10वीं अनुसूची लाया गया 85वां संविधान संशोधन के माध्यम से 85वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में लाया गया, माफ़ी चाहूँगा। और 11 तो जो 10वां अनुसूची आया वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, और ये आया था दल बदल के लिए। जैसे कई बार होता था कि किसी एक शासन से जीत करके एक पार्टी में कोई विधायक बन करके आया, अब वो आ रहा है और यहाँ पे दूसरे में शामिल हो जा रहा है, तो ऐसा ना हो इसलिए 10वीं अनुसूची आई। और 11वां जो आया वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जब आप पढ़ेंगे पंचायत राज व्यवस्था उसके लिए है, और 12वां नगर पंचायत के लिए है। तो पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची में कि राज्य एवं संघ शासित राज्यों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 एक साथ लेने का कारण है, 2 और 3, इस भाग का यही दो चीज़ जिसको समझ में आ गया वो समझ लीजिए कि भाग 1 कंप्लीटली समझ गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संघ विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकेगी, उसकी स्थापना कर सकेगी। अगला है संसद के 2 शक्तियाँ, जैसे नंबर 1 नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करे, और दूसरा नए राज्यों के गठन की शक्ति। ये अनुच्छेद 2 की बात है। अनुच्छेद 3 में है कि भारतीय संघ के नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। ये किसी क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमा परिवर्तित कर सकेगी, नाम परिवर्तित कर सकेगी। तो अनुच्छेद 2 नए राज्य और अनुच्छेद 3 ये अपने भारतीय संघ के राज्य, संघ के राज्य। अब नए राज्य क्या हैं और संघ के राज्य क्या हैं? अनुच्छेद 2 बात करता है, अभी याद होगा कि मैंने इसके पहले बताया था कि 3 पॉइंट, एक संघ राज्य, एक संघ, एक ऐसे क्षेत्र जो कि कभी भविष्य में अगर भारत अधिग्रहित करता है, मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था। तो वो अनुच्छेद 2 की यही बात है कि नए राज्य, मान लीजिए हमारा भारत का, ये भारत है मेरा, इसके अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है, मान लीजिए अभी कश्मीर का विभाजन हुआ और लद्दाख बना और कश्मीर बना, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला और आंध्र प्रदेश, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत निकला। नाम में परिवर्तन, या जैसे उत्तरांचल पहले था अब उत्तराखंड हो गया, तो ये 3 के तहत। लेकिन जब कभी हम नया राज्य, जैसे जब मैंने सिक्किम को अधिग्रहित किया था, सिक्किम को, जब सिक्किम को मैंने अधिग्रहित किया था, कब किया था? 1975 में। 1975 में 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के तहत जब मैंने सिक्किम को अधिग्रहित किया था, तब वो जो मैंने क्या किया था? अनुच्छेद 2 के तहत किया था। यानी कि जब हम भारत के अंदर किसी राज्य में परिवर्तन करते हैं, या तो कुछ से ये हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया उत्तर प्रदेश, जैसे ये मध्य प्रदेश है, एमपी है, और ये यूपी है,
अब हमें मान लीजिए बुंदेलखंड बनाना है, बुंदेलखंड बनाना है, तो बुंदेलखंड हम ऐसे बनाएंगे, तो कुछ ज़िला हम यूपी से लेंगे और कुछ हम एमपी से लेंगे और एक राज्य बना देंगे बुंदेलखंड। तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत है। अगर हम यूपी को ही 4 भागों में बांट दें, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, अवध, तो ये सब चीज़ें जितनी भी इस भारत के अंदर होंगे वो सब अनुच्छेद 3 के तहत किए जाएंगे। लेकिन अगर हम भारत संघ में शामिल नहीं, बाकी अलग जगह से कोई क्षेत्र हम विजिट करते हैं, कोई नया अधिग्रहित करते हैं, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। यानी कि नए राज्यों का जो प्रवेश है वो अनुच्छेद 2 के तहत, और हमारे भारत संघ के राज्यों में जो सीमा या राज्य में परिवर्तन या किसी प्रकार के नाम में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, और अनुच्छेद 2 वो पॉइंट याद कर लीजिएगा। और 2 और 3 को समझाते हुए मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 3, अब देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में एक अंतर और है। अनुच्छेद 3 जो हमारे भारतीय संघ से संबंधित है, भारतीय संघ से संबंधित है, उसके लिए एक बात कही गई है कि अनुच्छेद 3 के 2 शर्तें भी हैं। वो 2 शर्तें क्या क्या हैं कि अगर किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या किसी अन्य प्रकार की गतिविधियां अगर संसद करना चाहती है, तो उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। और संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को, जो अध्यादेश लाया जाना है किसी राज्य के लिए, उस अध्यादेश के लिए तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी संसद को। और राष्ट्रपति जब अनुमति दे देता है तो जो अध्यादेश लाया जाता है तो राष्ट्रपति के माध्यम से उसे राज्यों में उस विधानमंडल में पेश किया जाता है, उसे उस विधानमंडल में भेजा जाता है, और उसको मत जानने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है। उस समय सीमा के अंदर राज्यों को अपने मत भेजने होते हैं, लेकिन राज्य के विधानमंडल के मत जो हैं वह बाध्यकारी नहीं हैं। अब मान लीजिए कि जब कश्मीर का मामला था तो राष्ट्रपति ने वहाँ के विधानमंडल को उनकी मत जानने के लिए भेजा होगा, लेकिन क्या कश्मीर ने कहा होगा, वहाँ के विधानमंडल ने तो इसकी सहमति तो कतई नहीं दिया था कि उसे यूटी बना दिया जाए। लेकिन संसद को यह पूर्ण अधिकार होता है किसी राज्य की सीमा के परिवर्तन करने का, किसी के नाम में परिवर्तन करने का। बस केवल फ़र्क इतना है कि उनको एक बार अनुमति या मत के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो मत बाध्यकारी नहीं होता है, तो बाध्यकारी नहीं रहा होगा, और कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर जो है 2 अलग अलग यूटी बन गए। तो अनुच्छेद 3 के ये 2 शर्तें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने की जो आवश्यकता है, और विधानमंडल के मत की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई गतिविधि संसद करना चाहती है तो उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा द्वेषभाव क्यों? भाई, अगर किसी स्टेट के लिए आप सहमति चाहते हैं, भले बाध्यकारी नहीं, लेकिन कम से कम एक बार उनसे पूछते तो हैं। यूटी से ऐसा क्यों नहीं? यानी यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से अनुमति क्यों नहीं ली जाती? तो इसलिए नहीं ली जाती है क्योंकि यहाँ का शासन डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है, यानी कि संसद के द्वारा संचालित होता है, यानी कि केंद्र के द्वारा संचालित होता है। इसलिए उनसे अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 आपने पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा,
अब अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में बताया गया है, उसके कुछ उचित निर्बंधन प्रतिबंध हैं। संसद की शक्ति बताई गई है, जो ये कार्य सारे संसद करेंगे, इसके बारे में जो संसद को शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 4 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किया गया कोई कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इस तरह के कार्य साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 368 है ये संविधान संशोधन की स्पेशल प्रोविज़न को बताता है। संविधान संशोधन के स्पेशल प्रोविज़न को बताता है, जबकि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संसद कार्य करेगा वो साधारण बहुमत से करेगा, वो कभी भी परिवर्तन कर सकता है। और जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होगा उसका एक विशेष बहुमत के द्वारा आवश्यकता होता है। ये जब हम संसद की शक्तियाँ पढ़ाएंगे वहाँ पर ज़्यादा विधिवत समझाएंगे। भाग 1 में बताए गए किसी भी अनुच्छेद के तहत भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को नहीं दे सकते, ऐसा प्रावधान है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। अब ये शब्द क्यों आया कि ऐसा नहीं कर सकते? जब बेरुवाड़ी मामला 1960 का आया, उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बेरुवाड़ी क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को देना था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या दिया और उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय ने ये बात बताई कि आपके नए क्षेत्रों का अधिग्रहण तो आप कर सकते हो, उसको अनुच्छेद 2 के तहत आप अपने संघ में शामिल तो कर सकते हो। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संघ के अंदर आप राज्यों के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सब सारी गतिविधियां तो कर सकते हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जिसको चाहो अपने हिंदुस्तान का पार्ट विदेशों को ऐसे ही दे दो। आप इस दोनों के तहत ये अधिकार नहीं है। तो फिर हुआ कि तब ये अधिकार किस तरह का है कि मान लीजिए अगर विदेशी संबंधों के साथ हमारे नेबर कंट्रीज़, हमारे पड़ोसी देश जो हैं, अगर उनसे हमारे कुछ सीमा विवाद हो जाए, कोई समझौता करना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? तो माननीय न्यायालय ने कहा संविधान संशोधन कर सकते हैं आप। तो 368, अब 368 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाग 20 368 अनुच्छेद के लिए केवल समर्पित है और ये संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके तहत जो संविधान संशोधन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3 तो होता है, प्लस आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति होती है, और इसमें तो 2/3 होता है। तो ऐसे संशोधन जब होंगे तब उसे संविधान संशोधन माना जाएगा। तो 1960 में बेरुवाड़ी मामला में 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 के पश्चात बेरुवाड़ी क्षेत्र को, जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश है, उसको समर्पित किया गया। ठीक है, उनको सौंप दिया गया बेरुवाड़ी। तो ये बेरुवाड़ी केस के नाम से जाना जाता है। 9वां संविधान संशोधन बेरुवाड़ी केस के नाम से जाना जाता है। अब 2015 में भी ऐसी समस्याएं आई, तो जो कि हमारा संविधान लिखित संविधान है, उसमें सारी चीज़ें लिखित हैं, नोट डाउन है। हमारा न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, तो उनका दिए हुए निर्णय भी सब लिखित होते हैं। तो उसके तहत पर
100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया, जिसके माध्यम से 111 गांव को भारत ने बांग्लादेश को दिया। इंडिया ने बांग्लादेश को दिया और 51 गांव बांग्लादेश ने इंडिया को दिया। यानी इन दोनों के परिवर्तन के लिए हमें 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा। यानी हम 2 और 3 के तहत ये नहीं कर पाए, ये शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 4 में भी ये शक्ति नहीं बताई गई है। बस इतना बता दिया गया है कि इसे विदेशों को शामिल नहीं किया जाएगा, और जो 2 और 3 में किया गया कार्य है वो 368 के तहत संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। संसद को शक्ति है अन्य उसके अंदर गतिविधि करने का, नए राज्यों के प्रवेश करके उसे अपने राज्य में शामिल करने का प्रावधान करता है, लेकिन विदेशों से संबंधित प्रावधान नहीं करता है। उसको अगर किसी क्षेत्र का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन होगा। और मैं अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।